सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी के साथ देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत करते हैं। पहले करते हैं उनका स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, सत श्री अकाल, आदाब। रुख करें खबरों का तो सबसे पहले बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में कल चुनाव थे, कल ही रिजल्ट भी आ गया था। कौन जीता है, क्या आंकड़े रहे, क्या आगे के संकेत हैं देश को लेकर, और इसी के साथ अगर भारत पर इन चीजों का असर देखें तो क्या होने वाला है? देखिए, बांग्लादेश के जो आम चुनाव थे ये खत्म हुए हैं और ये आफ्टर अगर कहें कि जो तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, उसके बाद पहले आम चुनाव है। अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी और इसमें बांग्लादेश की 299 सीटें हैं, उन पे चुनाव हुआ है और तकरीबन 212 सीटें जीतकर बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो सरकार बना रही है। हालाँकि उनका गठबंधन भी था, काफ़ी और भी छोटी-छोटी पार्टियाँ जो उनके गठबंधन में थी। 299 सीटें हैं तो ज़ाहिर-सी बात है 150 बेसिकली एक मिडल पॉइंट था, उससे बहुमत के लिए 150 का आंकड़ा पार करना था, तो 212 सीटें आई हैं, तो बम्पर जीत आप कह सकते हैं। स तकरीबन 70% जो सीटें हैं, उन पे बीएनपी और गठबंधन जीता है। अभी तक मतलब बात करें तो जमात-ए-इस्लामी भी इसमें एक बड़े उसमें थी, रोल में थी। उनकी जो सिर्फ़ 70 सीटें आई हैं, जमात-ए-इस्लामी के साथ-साथ 11 और छोटे-छोटे जो पार्टियाँ थी, वो भी इसमें शामिल थीं। तो 2008 से लेकर 2024 तक जो शेख हसीना का जो कार्यकाल रहा है, वो काफ़ी लंबा रहा है और अब मतलब कहीं न कहीं बीएनपी से जीत के आई है, तो बीएनपी के जो अध्यक्ष हैं, तारिक रहमान, उनका प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पे उन्होंने जीत नसीब हुई है। यहाँ से भारत से बहुत सारे बधाई संदेश उनको दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई तारिक, उनकी टीम और बाकी सभी को बधाई। अब अगर बात करें तो मतलब 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बांग्लादेश में बन रहा है और ये जो चुनाव के रिजल्ट हैं, ये लगभग आज आ ही चुके हैं। 297 सीटों पे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, 2 सीटों पे मामला फँसा हुआ है, तो ये वाला मामला है। बाकी दिलचस्पी लोगों की ये भी है कि जिन्होंने शेख हसीना की सरकार गिराई, जिन स्टूडेंट लीडर्स ने, उनका क्या रहा? तो उनकी नेशनल सिटीज़न पार्टी एनसीपी करके एक पार्टी उन्होंने बना रखी थी। कुछ सीटों पे ही वो चुनाव जीते हैं, ज़्यादा वो चुनाव जीत नहीं पाए। जो अवामी लीग है पार्टी शेख हसीना की, उसका जो वोटर है वो बीएनपी के ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें अवामी लीग का जो गढ़ भी होता था, गोपालगंज, खुलना, सिल्लट, चटगाँव, ठाकुरगंज, वहाँ पर भी बीएनपी ने जीत हासिल की है। तो एक हिसाब से बात करें तो काफ़ी अलग किस्म का चुनाव रहा और इसमें बीएनपी की वापसी हुई है। जो चुनाव आया है, तो जो जमात-ए-इस्लामी के जो नेता हैं शफ़ीकुर रहमान, उन्होंने कहा है कि हम इस रिज़ल्ट को स्वीकार करते हैं। तो ये जो बांग्लादेश का चुनाव था, वो उसका रिज़ल्ट रहा है। अभी हालाँकि ईसीआई ने, जो वहाँ का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो चुनाव परिणाम है वो घोषित नहीं किए हैं पूरे के पूरे, क्योंकि 297 ही सीटें का मामला है। 2 सीटें बची हुई हैं, चटगाँव 2 और चटगाँव 4, वहाँ पे अभी भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। तो जब तक उन 2 सीटों का नहीं हो जाता, इतने अपन कहें कि ईसी फॉर्मली अनाउंस नहीं करेगा। तो ये है, बीएनपी ने शेख हसीना को वापस लाने और उनके ऊपर मुकदमा चलाने की माँग भी रखी थी। तो देखते हैं अगर बीएनपी सरकार बनाती है तो किस किस्म का रोल वो प्ले करेंगे। जी, और इससे आगे अगर बढ़ें तो बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की। प्रधानमंत्री कार्यालय में नई इमारत की जिसका नाम सेवा तीरथ है, उसका उद्घाटन हो गया है आज। देखिए, पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफ़िस, पीएमओ से ही मुल्क की हुकूमत चलती है, हम सबको पता है। जैसे मुगल दरबार होता था, ऐसे ही राजा काल में जहाँ से हुकूमत चलती थी, ऐसे पीएमओ नए डेमोक्रेटिक इंडिया के जहाँ से हुकूमत चलती है, वो दरबार है। तो पीएमओ पहले नॉर्थ और साउथ ब्लॉक होता था, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया में जो इमारतें बनी थी, उनमें था। तो नरेंद्र मोदी ने अपने लिए सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 2 बनवाए हैं। सेवा तीर्थ आप देखिए कि जो बिल्कुल एकदम हिंदुआइज़्ड नाम उन्होंने रखे हैं कि वो
ऐसा तीर्थ है जहाँ से वो सेवा कर रहे हैं। तो मतलब ये बड़ा मज़ेदार है। मैंने जो भाषा की जो राजनीति होती है, उसके बारे में पहले भी आपको बताया है कि कैसे जो हुक्मरान होते हैं, वो ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने भवनों के लिए या फिर अपने अगर कहें कि घर वगैरह के लिए भी, जिससे लोगों को लगे कि भई वो तो बहुत कोई सेवा वाला महान काम कर रहे हैं। तो पीएम ऑफ़िस का नाम अब सेवा तीर्थ होगा। तो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर लोग मत्था टेकने के लिए जा सकते हैं, ये मैं मज़ाक में बोल रहा हूँ। ख़ैर नए पीएमओ का उद्घाटन हुआ, सेवा तीर्थ उसका नाम रखा गया है। गणेश की जो प्रतिमा है उसको माला चढ़ाकर नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं और नागरिक देवी भव सेवा तीर्थ करके ये आज मैं देख रहा था पूरा लिखा हुआ था। नागरिक देवो भव है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ है। मोदी ने जो स्पीच में बातें कही, उन्होंने वही बातें दोहराई कि आज़ादी के बाद भी जो ब्रिटिश हुकूमत की इमारतें थी, वो हमारे गुलामी का प्रतीक थीं। पुरानी जो इमारतें थी वो पर्याप्त नहीं थी, नई तकनीक के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए 100 साल पुरानी इमारतों के हो चुकी थी, इसलिए हमें अलग ऑफ़िस चाहिए था। तो इस किस्म से उन्होंने मतलब चीज़ें रखी हैं। मेन उनका जो अगर कहें कि वो कहा उन्होंने यही कहा है कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक था। गुलामी की मानसिकता से निकलना ज़रूरी था। पता नहीं अब कितनी गुलामी की मानसिकता से निकल पाएँगे या नहीं निकल पाएँगे, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। पर उन्होंने अपना जो ऑफ़िस है वो शिफ्ट कर लिया है। जी। इससे आगे अगर बढ़ें तो बात राहुल गांधी की किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ मुलाकात की करते हैं। किसान आगुओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, खास तौर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बात हुई है। हाँ जी, आज देश भर से जो किसान नेता हैं, वो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुँचे थे और उसमें साउथ इंडिया से भी थे, पंजाब से भी थे और हरियाणा से, राजस्थान से, हर जगह से जो किसान नेता हैं, आज वो राहुल गांधी से मिलने पहुँचे थे। उसमें बात यही हुई कि जो किसानों ने व्यापार समझौता जो हुआ है अमेरिका के साथ, उसके बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि मक्का, सोयाबीन, कपास, फल, सेब, मेवे इनकी जो ये सब उगाते हैं किसान, उनकी रोज़ी-रोटी पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि जो एक खेती-बाड़ी सेक्टर है, इसमें आयात का रास्ता खुला है, इससे जो दूसरी फसलें भी हैं, वो भी प्रभावित हो सकती हैं। सिर्फ़ यही फसलें नहीं, दूसरी फसलें भी। इसमें जो सुखपाल खैरा हैं, किसान कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लेकर गए थे और इसमें भारतीय किसान मज़दूर यूनियन के अशोक बल्हारा थे, बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव जीरा थे, केआर नंद कुमार थे, अमरजीत मोदी थे, गुरमीत मांगट थे, जम्मू कश्मीर से हामिद मलिक थे। तो काफ़ी किसान थे जिन्होंने अपनी बात रखी है किसान नेताओं ने। तो और राहुल गांधी ने कहा है कि हम किसानों के मामले पे लड़ेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे मीटिंग की बहुत सारी बातें मुझे भी पता लगी, मैंने तुरंत ही किसान नेताओं से बात कर ली थी इस मामले पे, जब वो निकले। तो एक तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो संगठन है, वो आंदोलनों के लिहाज से उतना मतलब तैयार नहीं है। ठीक है, सुखपाल खैरा उनके किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पर आपने कभी कहाँ उनको कोई मोर्चा लगाते हुए देखा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या फिर विधानसभा में बात रखना, वो एक बात है। वो बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में इंटरव्यू देंगे, बस इतना ही है। लेकिन सड़क पर उतर कर कोई संघर्ष करते हो, आंदोलन बनाते हो, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो कांग्रेस मतलब जैसे जो लोकसभा में राहुल गांधी कर रहे थे या फिर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, वो आपको दिख जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई प्रोटेस्ट बनाएँ, सड़क पे उतरेंगे, ज़मीन पे काम करेंगे, वो आपको नहीं दिखेगा। तो ये एक फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, किसान नेता राहुल गांधी से मिले, लीडर ऑफ अपोज़िशन है, उनकी बातों को लोकसभा में उठाएँगे, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस से आप ज़मीनी आंदोलन की उम्मीद नहीं कर सकते। ज़मीनी आंदोलन अगर आपको करना होगा, तो किसानों को खुद ही करना होगा और वो अपने दम पर ही। कांग्रेस के उससे आप नहीं कर सकते। ख़ासकर जो करंट लीडरशिप है, मैं मतलब इसके बारे में कई बार पहले भी मैंने अपनी बात रखी है कि कांग्रेस ठीक है, आज़ादी के समय में ज़रूर आज से 70-75 साल पहले कांग्रेस आंदोलन वग़ैरह कर लेती थी। लेकिन आप देखेंगे कि 60-65 साल हुकूमत में रही है पार्टी। तो 60 साल जो जी। हुकूमत में रही हो पार्टी, वो उसकी 3 जनरेशन निकल जाती हैं। अब तो 4 पड़पोते तक आ गए हैं, आपको पता ही है पॉलिटिक्स में कांग्रेसियों के। तो उसमें यही है कि फिर वो एक रूलिंग क्लास ही है, उसी तरीके से बिहेव करती है। वो जो गर्मी का शेक होता है ग्राउंड पे जब निकलते हैं, जब लू लगती है, गर्मी लगती है, वो नहीं झेल पाते।
तो खैर उनसे इतना उम्मीद कर सकते हो कि मीडिया में बयानबाजी करेंगे, लोकसभा में या फिर विधानसभाओं में वो थोड़ा बहुत बोलेंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं कर सकते कि किसानों के लिए वो कोई आंदोलन बना देंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़े तो बात मोहम्मद दीपक की करते हैं। उत्तराखंड में ये जो नफरत का तांडव हुआ था, लेकिन उसके बाद जो एक प्यार का बीज बोने की कोशिश की थी दीपक ने, उसको कई कुछ झेलना पड़ा। दीपक की जो जिम थी उसमें तकरीबन सारे के सारे जो उसके कस्टमर थे, जिम लगाते थे, सारे छोड़ के चले गए। लेकिन अब जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील आगे आए हैं उसकी मदद के लिए। आपको थोड़ा हैरानी होगी कि उसकी जिम में तकरीबन 150 मेंबर थे, जो घट के 10-12 रह गए थे। तो 90% से ज़्यादा मेंबरशिप लोग, जब वो सारा विवाद हुआ तो छोड़ के चले गए। अब जो जिन्होंने मेंबरशिप छोड़ी, मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। कहाँ तो उन लोगों को दीपक की के हक में खड़ा होना चाहिए था। दीपक ने एक मुस्लिम दुकानदार को बचाया, भीड़ से पिटने के लिए पिटने से बचाया, इतना हिम्मत का काम किया। लेकिन कहाँ वो, अगर वो किसी दूसरी जिम में जाके बॉडी बना भी लेंगे, शरीर फिट भी कर लेंगे, उसका करेंगे क्या? जब वो किसी गरीब के, किसी असहाय के काम ही नहीं आ सका, तो उस शरीर का करेंगे क्या? वो मिट्टी है, मेरे को तो लगता है। जो मेंबरशिप ड्रॉप हुई, क्योंकि जो दीपक थे वो किराए पर लेकर जिम चला रहे थे, तो उनको थोड़ा-सा पैनिक भी हुआ। और उनका पैनिक दूर कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। 15 वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है और वो उत्तराखंड में, फिर भी वहाँ की मेंबरशिप खरीद ली है। वो जाएँगे नहीं, हमको पता ही है, वो इसलिए खरीदी है ताकि दीपक मजबूत रहे। आपको थोड़ी हैरानी होगी कि साउथ इंडिया से, केरला वगैरह से कई जो सांसद हैं, वो भी दीपक की मेंबरशिप खरीदने के लिए उत्तराखंड गए, उसके जिम में, और जिम जिम की मेंबरशिप खरीद के आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये मेंबरशिप खरीदी है जिन लोगों ने, उनको भी सैल्यूट है कि हाँ, बिल्कुल दीपक का रास्ता ही भारत का रास्ता है। ये जो सांप्रदायिकता फैल रही है, फ़िरकापरस्ती फैल रही है, मुसलमानों के खिलाफ या फिर कम गिनती के समुदायों के खिलाफ जो हेट फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने का जो रास्ता है, वो दीपक का ही रास्ता है और हमें दीपक के साथ खड़ा होना चाहिए। मतलब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं दीपक की जिम में जाऊँ और उसकी मेंबरशिप ले लूँ। कम से कम 1 दिन तो जिम करके आऊँगा और साल की मेंबरशिप लेके आऊँगा। मतलब अब मेरा भी इतना मन कर रहा है। दीपक वाक़ई में हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे बढ़ें, बात करते हैं अभी पंजाब की। पंजाब में मुस्लिम परिवार ने 80 लाख की जमीन जो है मंदिर को दी है। ये भी तो एक अलग तस्वीर ही है भारत की। बिल्कुल, 2 तस्वीरें। आपको संगरूर की खबर याद होगी कुछ दिन पहले, जब हमने बताया था कि कैसे जो संगरूर के हिंदू परिवार थे, जो ब्राह्मण परिवार, मैं तो स्पेसिफिकली कहूँगा कि जो ब्राह्मण परिवार था, उसने गाँव में मस्जिद बनाने के लिए 5 मरला ज़मीन वहाँ के मुसलमानों को दान दी थी। उस दिन भी हमने बात की कि पंजाब वाक़ई में जो नफ़रत की जो राजनीति है, जो उसका जवाब देता है, पंजाब हमेशा उसको जवाब देता आया है। पंजाब ने जवाब दिया संगरूर में। अब ये जो खबर है, ये मोहाली की है। मोहाली में जहांपुर गाँव है, वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार ने 80 लाख रुपए की ज़मीन, 325 गज ज़मीन मंदिर बनाने के लिए दान दी है। और उसमें यही निकल कर आया कि जो रजिस्ट्री के पेपर हैं, मंदिर कमेटी को सौंप देंगे, जो लुधियाना से शाही इमाम हैं, मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमान। तो वहीं पर जो मंदिर जहाँ बनना है, वहाँ पर हवन यज्ञ शुरू हो गया है। हनुमान जी और सनातन मंदिर बनाने का पूरा काम शुरू हो गया है। तो जो पंजाब की धरती है, ये पूरे भारत के लिए अमृत है। जो ये मिठास का संदेश, जो मोहब्बत का संदेश ये धरती भेजती है, वो आपको बिल्कुल दिखेगा। तो बिल्कुल मतलब पंजाब के जो लोग हैं वो कमाल कर रहे हैं। एक कहाँ संगरूर के गाँव में हिंदू ब्राह्मणों ने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी, तो कहाँ मोहाली में जो मुस्लिम परिवार हैं उन्होंने अपनी ज़मीन दी मंदिर बनाने के लिए, सनातन मंदिर बनाने के लिए। तो बस यही खूबसूरती है, और इसी से जो अपन कहें कि जो भाईचारा है, अमन-चैन है, वो कायम रहता है। और बाकी जो तोड़ने वाले हैं, वो तो तोड़ने की हर भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन जो ये रास्ते निकल रहे हैं, चाहे दीपक का रास्ता हो या पंजाब का ये रास्ता हो, यही रास्ता है उस नफ़रत के जवाब का। जी, बिल्कुल। अगली बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में लंबे समय से जेल में बंद है इमरान खान। बेशक बाहर जब लोगों की गिनती को देखते हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की फैन फॉलोइंग से ज़्यादा जेल में बैठे हुए इमरान खान की फॉलोइंग है। लेकिन वहाँ पर टीवी
के ऊपर बात तक नहीं की जा सकती, इमरान खान के बारे में नाम तक नहीं लिया जा सकता, इतनी पाबंदी है। लेकिन खबर है कि वहां उनकी जिस जेल में वो बंद है वहां से खबर आ रही है कि उनकी आंखों की रोशनी जा रही है। देखिए, ये सारा मामला है मतलब बेसिकली कोर्ट का मामला है और इसमें जो उनके वकील हैं, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के वकील सलमान सफदर को नियुक्त किया। रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान बंद हैं। तकरीबन 73 साल उनकी उम्र हो चुकी है और जो सलमान सफदर हैं, वो 10 फरवरी को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो दाहिनी आँख है इमरान खान की, उसमें सिर्फ़ 15% रोशनी रह गई है और उनका जो वो काफ़ी परेशान हैं, समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, उनकी आँख की रोशनी भी कम हो रही है और उनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा है और जो जेल का प्रशासन है, लगातार उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर रहा है। जो अगर बात करें सेंट्रल रेटिनल जो वेन होती है, उसमें उनको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है वो डायग्नोस किया गया है और आँख की जो रेटिना से खून ले जाने वाली जो नस है वो ब्लॉक होने की ये मतलब बेसिकली ये चीज़ गड़बड़ है। हाल ही में उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन उससे कोई सुधार नज़र नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि जो सीरियस उनको मेडिकल एड की ज़रूरत है। मेडिकल बोर्ड हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है। अब देखना होगा कि कितना उनका इलाज हो पाता है, कितना नहीं। लेकिन इस समय जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, वो ये दिखा रही है कि इमरान खान को जेल के अंदर सही मेडिकल इलाज की ज़रूरत है। जी। और इससे आगे बढ़े तो बात अभी मुक्तेश्वरानंद की करते हैं। उनपे जोगी का एक बयान आया है और वो बयान खासा बड़ा है। वो बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। वैसे तो पहले भी सर्टिफिकेट दिखाने की बात होती रही है कि भाई ये प्रमाणित किया जाए कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। उधर शंकराचार्य ने भी योगी के योग पर टिप्पणी की थी। देखिए बात सिर्फ़ इतनी है कि मैंने उस समय भी इस बात को उठाया था कि जो सनातन धर्म में शंकराचार्य का जो पद है हिंदू धर्म में सर्वोच्च और पवित्र माना जाता है। अब जो मौनी अमावस थी माघ मेले की, उसमें जो स्नान की जो व्यवस्था रहती है, हमेशा शंकराचार्यों की पालकी वहाँ पर जाती थी। इस बार जो अभी अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद हैं, उनके साथ जो विवाद हुआ हम सबको पता ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके जो शागिर्द थे, उनके साथ मारपीट की, शिष्यों के साथ मारपीट की, ब्राह्मणों की चुटिया खींची गई, वो सब हमने देखा। उसके बाद तकरीबन 16-17 दिन जो अविमुक्तेश्वरानंद थे, वो धरने पर भी बैठे और बड़ा रुष्ट होकर वो वहाँ से गए। उन्होंने कहा भी कि शास्त्रों में जो 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 जैसा करता है उसको इसी जन्म में उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है। ख़ैर अब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में आज बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। मैं भी नहीं, इस किस्म से उन्होंने बात बनाने की कोशिश की। देखिए शंकराचार्य के ऊपर उसके बाद से लगातार हमले बढ़ रहे हैं। जैसे उनके ऊपर जो सरकार प्रस्त योगी आदित्यनाथ के जो चेले-चपाटे हैं, उन्होंने कई किस्म के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में खड़े होके उनके खिलाफ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं-नहीं वो तो समाजवादी पार्टी के शंकराचार्य हैं। तो एक हिसाब से मतलब शंकराचार्य को भी अपने आप को शंकराचार्य साबित करना पड़ा। मतलब धर्म की कमान आपने एक ऐसे एलिमेंट के हाथ में सौंप दी है, जो धर्म का जो सर्वोच्च पद है, उसको ही इनवैलिड कर दे रहा है। हालाँकि पंजाब में भी हमने देखा है कि कैसे जब ये पूरा मामला चला श्री अकाल तख्त साहिब की फसील से सुखबीर बादल को और अकाली दल को लेकर जो फैसले सुनाए गए, उसके बाद हम सबको भी पता है कि यहाँ पर भी बहुत खलबली मची। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का मामला हो या फिर मामला दूसरे जत्थेदारों का हो। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर भी देखी हैं मतलब यहाँ पर भी जत्थेदार बदले जाते रहे हैं। सेम उत्तर प्रदेश में भी वो देखने को मिल रहा है। ये लेकिन उत्तर प्रदेश वाला ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि यहाँ पर कम से कम किरदार कुर्सी तक चीज़ें नहीं जाती हैं। जत्थेदार मतलब एसजीपीसी एक फैसला सुनाती है, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज़ होनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर आप देखिए कि शंकराचार्य को शंकराचार्य ही नहीं माना जा रहा। उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के केस दर्ज करवा दिए जा रहे हैं। सूबे का मुखिया लगातार उनके खिलाफ बोल रहा है। जो सूबे की पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो वहाँ के जो उनके शिष्य थे अविमुक्तेश्वरानंद के, उनकी चोटियाँ खींच रही है, उनके ऊपर लाठियाँ बाँध रही है। तो वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा वर्स्ट है और अब देखिए आप कि
बड़ा अजीब है, नागरिक को अपने आप को नागरिक साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ रहे हैं और देखिए कि चुटकुले को अपने आप को चुटकुला साबित करना पड़ रहा है। ऐसे ही शंकराचार्य को अपने आप को शंकराचार्य साबित करना पड़ेगा। तो बड़ा अजीब ही स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। हर एक अपने आप में संशय में पड़ा हुआ है। जी। और इससे आगे बढ़े तो बात लोकसभा की करते हैं। लोकसभा में आज आखिरकार हरदीप पुरी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। इस्तीफा दो के नारे लगे हैं। देखिए, आज आखिरी दिन था 13वां दिन था बेसिकली इस सेशन का, बजट सेशन का और आज ब कार्रवाई जो है वो दोनों ही सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पूरे दिन नहीं चल पाई। लगातार नारेबाज़ी होती रही। सिर्फ 10 मिनट के आसपास लोकसभा में कार्रवाई चली, राज्यसभा में फिर भी 2 घंटे तक चली और फिर जब नारेबाज़ी शुरू हुई तो 9 मार्च तक दोनों सदनों को सस्पेंड कर दिया। अब 9 मार्च को बेसिकली जो स्पीकर के उलट जो मोशन मूव किया गया है अपोज़िशन पार्टियों ने, उसके ऊपर बहस होगी। ख़ैर जो आज नारेबाज़ी शुरू हुई दोनों सदनों में, वो हरदीप पुरी इस्तीफ़ा दो। एब्सेशन फाइल का जो मामला है उससे जुड़ी ही है और उसके बाद लगातार नारेबाज़ी होती रही और आखिरी में फिर ये जो सेशन है ये सस्पेंड करना पड़ा है। तो मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो बीजेपी है वो भी एक नैरेटिव पुश कर रही है कि राहुल गांधी जो है सत्ता पाने के लिए देश का बँटवारा करना चाहते थे। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ भी कई सारे मोशन मूव किए। निशिकांत दुबे ने जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने कल ये तक मोशन मूव कर दिया था कि राहुल गांधी को कहीं से भी चुनाव ना लड़ने दिया जाए और उनको बैन कर दिया जाए। इस किस्म की चीज़ें भी लगातार देखने को मिल ही रही हैं। तो हालाँकि ये जो सेशन खत्म हुआ 13 दिन का, ये कहीं न कहीं राहुल गांधी के हक में, फ़ेवर में जाता हुआ दिखाई दिया है। नरेंद्र मोदी लोकसभा में उस दिन भाषण नहीं देने आए, नवरत्न की किताब के कारण। उसके कारण नरेंद्र मोदी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और कांग्रेस के पास उनको कहने को 4 बातें भी मिली हैं। जी। और आगे बढ़े तो उधर कैप्टन को सम्मन आए थे ईडी से, कैप्टन और उनके बेटे को। लेकिन अब जानकारी निकल के सामने आ रही है कि समन भेजने वाला अफसर चेन्नई भेज दिया गया है, ट्रांसफर हो गया। देखिए जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको और उनके बेटे को अगर बात करें रणिंदर सिंह उनके बेटे का नाम है, उन दोनों को जो ईडी है उसके जो जॉइंट डायरेक्टर थे रवि तिवारी, उन्होंने बेसिकली अपन कहें कि विदेशों में जो इनकी संपत्ति है, उसके मामले में सम्मन जारी किया था। लेकिन जो आईआरएस रवि तिवारी हैं, उनको अब जालंधर से चेन्नई ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसमें कई सारी ब मामले भी हुए। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर तंज कसे गए ये कह के कि की खटिया में हीर बन के। मतलब बीजेपी में जाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कमाया जब उन्हीं को ईडी के सम्मन आ रहे हैं। तो फाइनली हीर ने अपना ज़ोर दिखाया और ज़ोर ऐसा दिखाया कि जो रांझे थे वो उनके वहीं पर आके मिले। भाजपा के जो संगठन महामंत्री हैं श्रीनिवासुलु और जो वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार, वो दोनों आज कैप्टन अमरिंदर से मिलने पहुँचे मोहाली के अस्पताल में। तो नो डाउट यही कहने गए होंगे कि हीर शांत रहे क्योंकि कांग्रेस ने कहीं न कहीं ऑफ़र फेंकने शुरू कर दिए थे कि आप वापस कांग्रेस में आ जाइए। तो बीजेपी ने कहीं न कहीं मामला सँभाला है और जो बीजेपी को महसूस हुआ है कि उनको ईडी का सम्मन जो भेजे गए हैं, उसका नेगेटिव असर हो सकता है, तो वो उन्होंने जो आईआरएस अधिकारी थे रवि तिवारी, उनको चेन्नई भेज दिया है। काफ़ी दूर भेजा है, बिल्कुल एकदम से नॉर्थ से बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ भेज दिया गया है। कहाँ पंजाब और कहाँ तमिलनाडु, बिल्कुल दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोज़िट हैं। तो एकदम से सजा बहुत ही सजा का तरीका है भाई वो। वैसे भी शायद उन्होंने कौन सा खुद से ही वो भेज दिया होगा नोटिस, उनको किसी ने कहा होगा कि ये भेजना है तब भेजा हाँ, होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सरकारी तो सज़ा है, बिल्कुल सरकार ने हाँ, सज़ा दी है। बिल्कुल। तो फिर भी सजा उस व्यक्ति को ही मिलनी है जिसने वो नोटिस भेजा है कि आप वहां पर आइए। तो खैर अंदर गोटियां फिट हो जाती हैं और सजा मिलती है मौके अफसरों पर को। बैठे हुए अफसर को। जी। और उधर फिरोजपुर में कबड्डी खिलाड़ी ने अपनी पत्नी और बेटे को गोली मार दी, ये क्यों? देखिए, फ़िरोज़पुर की ये घटना है, कबड्डी खिलाड़ी हैं जगसीर और उनकी पत्नी और बेटे तीनों को उन्होंने आपस में मतलब पहले तो बेटे और पत्नी को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली। तीनों की जो लाश है वो ज़मीन पर घर में पड़ी मिली है और
जो घटना है वो बजीतपुर गांव के रहने वाली है। जो जगसीर थे वो कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं और अभी आलू की खेती करते थे। अब जो समझ में आ रहा है वो तो यही समझ में आ रहा है कि क्राइसिस के कारण जो खेती-बाड़ी में जो उसको नुकसान हो रहा था, जो कर्जा चढ़ा हुआ था, इसके कारण उन्होंने ये सुसाइड किया है। अभी तो कोई सुसाइड नोट तो बरामद हुआ नहीं है, पर ये काफ़ी भयानक है, शर्मसार करने वाला भी है कि कैसे कितना खतरनाक जो रूरल क्राइसिस है, ग्रामीण संकट है, वो पंजाब के दूर-दराज गाँव में फैल रहा है कि पूरे के पूरे परिवार ने ही सुसाइड कर लिया। देखिए हम हमें पता है कि कैसे लगातार 90s के बाद किसान आत्महत्याएँ बढ़ी हैं, उसके बारे में हम कई बार बात करते हैं, खासकर महाराष्ट्र तो काफ़ी प्रभावित रहा है। ज़्यादातर जो मामले हैं खेती-बाड़ी में कोई कमाई ना होने के कारण लगातार जो कर्ज़ बढ़ता है किसानों के ऊपर, वो एक मामला रहता है। आपको पता है कि लगातार खेती-बाड़ी में लागत बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है और जो उससे अगर बात करें कि जो कमाई होनी होती है, वो उतनी नहीं बढ़ रही। तो वो एक कारण भी रहता है। लेकिन पूरा परिवार ही अब सुसाइड कर ले रहा है। मतलब बच्चा तो वो तो बहुत छोटा था, उसको तो मारी गई होगी, लेकिन पत्नी को भी गोली मारी, फिर खुद को भी मार ली। काफ़ी चिंताजनक है, काफ़ी भयावह है। ऐसे सुसाइड हमने कोरोना के टाइम पे भी देखे थे, जब बहुत सारे जो इंजीनियर्स थे, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने फैमिलियों के साथ अपना सुसाइड किए थे। तो खैर काफ़ी दुखदाई है और मुझे लगता है कि जो कबड्डी कम्युनिटी है और जो किसान कम्युनिटी है, दोनों को ही आगे आना चाहिए और इस मामले के ऊपर इंटरवीन करना चाहिए कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ है और इसमें क्या फिर आगे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि ऐसी चीज़ें आगे ना घटें। तो काफ़ी चिंताजनक खबर ये फिरोजपुर से आई है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।